कैसे हो सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे बढ़िया। अपने एकेडमी के यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हैं उनको सभी अच्छे तरह से देख रहे होंगे। सेल बायोलॉजी अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर किसी पेपर में पूछा जाता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया सेल ऑर्गन लेके आया हूँ जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये सेल बायोलॉजी के अंदर। गोल्जी बॉडी से रीट 2021 में सबको पता होगा एक क्वेश्चन पूछा गया था, संरूपण तल और परिपक्वन तल क्या होते हैं, है ना। तो मैं ज़रूर इन सब बिंदुओं पर आप लोगों से चर्चा करूँगा। हम पढ़ेंगे इनको कि किस प्रकार से जो है ये चीज़ें अपने मतलब क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनते हैं, ये चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं, संरचनाएँ कैसी होती हैं वगैरह वगैरह। तो बिना कुछ देरी किए नया टॉपिक जो है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, एक नया सेल ऑर्गन जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, है ना। कई बार तो क्या होता है कि सिर्फ नाम से ही क्वेश्चन बन जाता है, सिर्फ नाम से ही। अब देखिए गोल्जी बॉडी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे आप इसे कह सकते हैं गोल्जी बॉडी, जिसको हिंदी में अपने कहते हैं गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, है ना, ऐसा आपने कह सकते हैं। नंबर 2 नंबर पे हम लोग इसका एक और नया नाम दे सकते हैं, वो है गोल्जी एपरेट्स, गोल्जी एपरेट्स, है ना। तो हम लोग एक गोल्जी एपरेट्स भी इसको अपने कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक और नया नाम जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं गोल्जी एपरेट्स। और एक मैं और बता रहा हूँ आपको, वो है डिक्टियोसोम। देखना गौर से, डिक्टियोसोम। अब ये जो शब्द है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो इस प्रकार से बनता है कि पादप गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, यानी कि जो गोल्जी बॉडी प्लांट्स में होती है उससे गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको अपने कहते हैं गोल्जी डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम प्लांट गोल्जी बॉडी को बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उपकरण यानी कि एपरेट्स, तो ये शब्द याद रखना, कोशिका में उपकरण की भांति काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी, है ना। उपकरण यानी कि एपरेट्स, एपरेट्स का मतलब होता है उपकरण, ठीक है ना। तो ये शब्द भी इसमें अपने लोग ऐड कर सकते हैं। कई किताबों में इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, अपने लिखा हुआ मिलता है अपने को गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसको कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गन के नाम से जाना जाता है, दैट इज ऑल्सो गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये सब बातें गोल्जी बॉडी से संबंधित हैं, जो मैंने अभी 4 नाम आपके सामने लिए हैं। इसके बाद में 2-3 बातें और, है ना, जैसे गोल्जी बॉडी खोज, है ना, ये इसकी विशेषता वगैरह 2-3 लाइनें मैं आपको और ऐड करके बता रहा हूँ। सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग, तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो किसको कहते हैं, अपने गोल्जी बॉडी को, इन एनिमल सेल, जंतु कोशिका में। हाँ, अगर मैं वैसे सबसे बड़ा कोशिकांग बोलूँगा तो आपने याद रखना है कि वहाँ पर अपने लवक की बात करेंगे। सबसे बड़ा कोशिकांग लवक, प्लास्टिड। लेकिन जंतु कोशिका में क्योंकि लवक नहीं होते, इसलिए दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग या जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो किसको मानते हैं, अपने गोल्जी बॉडी को मानते हैं। एक लाइन ये भी अपने को याद रखनी है। अच्छा, अब कुछ और फेमस क्वेश्चन जैसे खोज वगैरह किसने की, है ना, तो ये बातें हैं। तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी कबूतर की मांसपेशियों में। गौर से देखना है ना, कबूतर की मांसपेशियों में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी, ठीक है ना। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि गोल्जी बॉडी खोज कैमिलो गोल्जी ने कबूतर की मांसपेशियों में की थी, ठीक है। तो ये लाइन भी अपने को याद रखनी है। इसके बाद में हाँ, अब आगे सुनो। इसके बाद में कि गोल्जी बॉडी जो है वो कहाँ देखी जाती है, किस में देखी जाती है ना, किस कोशिका में गोल्जी बॉडी होती है, किस कोशिका में गोल्जी बॉडी नहीं होती। तो मैं इसमें 1-2 लाइनें आपको और बता रहा हूँ। जैसे स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में गोल्जी बॉडी एब्सेंट हुआ करती है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट हुआ करती है ना। ये देखो सारा जो है अच्छी बातें जो है वो मैं कलेक्ट करके आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। जो अच्छा मटेरियल है बस उसी पर अपने लोग हैं वो ज़्यादा बात कर रहे हैं, ज़्यादा चर्चा करें। स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। अच्छा, जितनी भी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों में सामान्यतया
उपस्थिति अधिक होती है ना, क्योंकि जो ग्रंथियां होती हैं उनमें मोस्टली किस कोशिकांग की उपस्थिति ज़्यादा देखी जाती है, गोल्जी बॉडी की, जैसे लार ग्रंथि है, जैसे अग्नाशय ग्रंथि है ना, या और भी बहुत सारी ग्रंथियां हैं, तो उनके अंदर गोल्जी बॉडी को मोस्टली अधिक संख्या में देखा जाता है। कारण बात करेंगे हम आगे, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में और व्यापक जानकारी दे दूंगा आप लोगों को कि इसके बारे में और कौन कौन सी बातें फेमस हैं। अब ये जो ये कोशिका का ट्रैफिक सिस्टम संभालता है ना, गोल्जी बॉडी को कोशिका में ट्रैफिक इंचार्ज मान सकते हैं अपने, कि जो कोई पदार्थ आएगा अंदर भेजना है, बाहर रखना है, किसी मटेरियल को कोशिका के अंदर तक लाने देना है, तो ये सारे काम जो कौन संभालता है, अपना गोल्जी बॉडी इन सभी कामों को, इन सभी संरचनाओं को संभालने का काम करता है। चलिए, तो ये था इसका केवल मात्र परिचय, गोल्जी बॉडी की प्रमुख बड़ी बड़ी बातें। और अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ गोल्जी बॉडी की संरचना के बारे में, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, उसके बारे में अपने लोग बात करने वाले हैं। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, रफ डायग्राम है ना, फेयर डायग्राम नहीं है, आप मत समझ लेना कि जैसे गोल्जी बॉडी बना रहा हूँ वैसी होगी, रफ डायग्राम अपने मैनेज कर रहे हैं। तो गोल्जी बॉडी की संरचना जो होती है उसमें हम लोग 3 ऑर्गन पढ़ा करते हैं, और वो ऑर्गन किस प्रकार से हुआ करते हैं हम लोग इन पर अभी व्यापक चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक सभी सुनेंगे, ठीक है। ये रफ डायग्राम होते हैं, फेयर डायग्राम नहीं होते, ठीक है। ये देखिए इसी प्रकार से जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम और जो है वो मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर अपने लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक और बना दो भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोल्जी बॉडी में 3 संरचनाएं मुख्य रूप से देखी जाती हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहली संरचना होती है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। नंबर 2 संरचना होती है, उसका नाम होता है ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स। नंबर 3 स्ट्रक्चर जो है उसका नाम होता है वेसिकल्स। यानी गोल्जी बॉडी की 3 संरचनाएं होती हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाई है, यह संरचना किसकी होती है, ये संरचना होती है सिस्टर्नी की। यानी जो डायग्राम मैंने आपके सामने मेंशन किया ये सिस्टर्नी का है ना। सिस्टर्नी जो बेलनाकार होती है, किनारे बड़े होते हैं और बीच में से थोड़ी पतली होती है, किनारे फूले हुए होते हैं सिस्टर्नी के। तो सिस्टर्नी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो अशाखित है, कोई ब्रांच इसकी नहीं है, अशाखित है, बेलनाकार है, बीच में से थोड़ी पतली है, और किनारे जो है वो क्या इसके फूले हुए हैं, है ना। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। नंबर 2 पे आता है अपने पास है ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स जो होती है वो कुछ इस प्रकार से, हम लोग इस प्रकार से संरचनाएं अपने तैयार कर सकते हैं। रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको, फिर बता रहा हूं, है ना। इस प्रकार से इस संरचना को अपने बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, यानी कि नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स अर्थात नलिकाएं। तो सबसे पहले सिस्टर्नी और नंबर 2 पे ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स वे संरचनाएं हैं जो शाखित होती हैं, गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी भाग से जुड़ी रहती हैं, और इनकी बहुत सारी ऐसे साइड में ब्रांचेस सी दिखाई देने लगती है। देखो जैसे ये शाखा होगी, ये शाखा होगी ना, ऐसे शाखित संरचना मानी जाती है किसकी, ट्यूब्यूल्स की। नंबर 3 होता है वेसिकल्स। जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इन्हीं से बाय बडिंग अर्थात मुकुलन, मुकुलन विधि द्वारा कुछ गोलाकार आकृतियों का निर्माण हो जाता है। इन आकृतियों को अपने किस नाम से जानते हैं, इनको अपने कहते हैं वेसिकल्स। तो जो गोल आकृति है इसको वेसिकल्स या आशय के नाम से जाना जाता है, वेसिकल या आशय, ठीक है ना। तो 2 मिनट ये जो बातें हैं ना, ये थोड़ी सी याद रखना आप, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। सिस्टर्नी नामक सूक्ष्म संरचना किसमें होती है, गोल्जी बॉडी में। ट्यूब्यूल्स या वेसिकल नामक सूक्ष्म संरचना किसमें देखी है, देन गोल्जी बॉडी में ऐसे संरचनाओं को देखा जाता है। तो ये 2-3 लाइनें तो आपको सीधी सीधी याद रखनी है। फिर गोल्जी बॉडी का जो सिस्टर्नी पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये देखो ये कैसा भाग है, ये अवतल भाग है। कैसा भाग है भाई, अवतल, अवतल भाग है, अर्थात ये कॉनकेव पार्ट है, अवतल या कॉनकेव पार्ट है। इस पार्ट को अपने बोलते हैं सिस फेस। देखिए इसको अपने बोलते हैं सिस फेस, ठीक है ना, सिस फेस, या अपने इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, ठीक है ना। फॉर्मिंग फेस अपने इसको कहते हैं, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। इसको अपने बोलते हैं संरूपण तल। आपको याद होगा कि जो अभी ये अपने रीट का पेपर हुआ था, है ना,
उसमें यहाँ से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि संरूपण तल और परिपक्वन तल, है ना, यानी कि फॉर्मिंग फेस एंड जो मैच्योरिंग फेस है वो किस कोशिकांग के अंदर मुख्य संरचनाओं के रूप में देखे जाते हैं। तो गोल्जी बॉडी इसका आंसर था, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, अच्छा अच्छे लेवल का था ये, मैं आपको और बता दूं, बेसिक क्वेश्चन नहीं था, ढंग के लेवल का क्वेश्चन था जिसमें गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानता हो तो वो बच्चा जो इसका आंसर दे सकता था। तो ये रीड के अंदर शानदार क्वेश्चन था, बाकी सभी क्वेश्चन से बढ़िया, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गोल्जी बॉडी में जो ये धंसा हुआ भाग है इसका, है ना, ये धंसा हुआ था, ये उभरा हुआ भाग जो है, जो अपने आप में उत्तल भाग है, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स पार्ट है ना। और इस कॉन्वेक्स पार्ट को जो कि उत्तल भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेस। अब देखो क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस। ट्रांसफेस को ही अपने बोलते हैं मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस, ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस। और मैच्योरिंग फेस को अपने क्या बोलते हैं, मैच्योराइजेशन, यानी कि परिपक्व हो जाना, नाम पड़ गया परिपक्वन तल। तो अगर आपसे कोई पूछ लें कि परिपक्वन तल और संरूपण तल नामक संरचनाएं या नामक जो भाग है वो किस कोशिकांग में देखा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ऐसा जो तल है या ऐसी जो सतह है वो किस में देखी जाती है, गोल्जी बॉडी के अंदर देखी जाती है ना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था अभी रीट में 2021 में, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था ये, है ना। जिसने पढ़ा या जो गोल्जी बॉडी को इंटरनली अच्छा जानता है वो बंदा आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकता है ना। अब इसके अंदर की प्रोसेस क्या है वो समझिए। सिस फेस अवतल भाग, इसका काम होता है किसी भी प्रकार के पार्टिकल को अवशोषित कर लेना या ग्रहण कर लेना, ऑब्टेन, है ना, एक प्रकार से ग्रहण कर लेना। यानी कि जो सिस फेस है वो ऑब्टेनिंग फेस है, यानी जो भी फूड मटेरियल या कोई भी पार्टिकल आएगा वो सीधा यहाँ आएगा, ठीक है ना। यानी कि सिस फेस में, यानी फॉर्मिंग फेस संरूपण तल में आएगा, फिर यहाँ से जाता हुआ वो किस में जाएगा, वो जाएगा आपके उत्तल भाग में। इसलिए इसका नाम क्या, देखो ट्रांसफेस। ट्रांसफेस का मतलब होता है ट्रांसफर करना, है ना, यानी कि ट्रांसफर कर देना। किसको ट्रांसफर कर देना, जो भी पार्टिकल ग्रहण करेगा उसको ट्रांसफर कर देना और उसको ट्रांसफर कोशिका के अंदर भेज देना। इसीलिए मैंने कहा था कि गोल्जी बॉडी एक ट्रैफिक कर्मचारी के रूप में काम करता है कि कोई पदार्थ अंदर आएगा वो कहाँ तक जाएगा या किस प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करना है, किसको ग्रहण नहीं करना, कौन सा आने जाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो जो भी पदार्थ हमारी कोशिका में आवागमन करते हैं उनका कंट्रोल किसके पास होता है, गोल्जी बॉडी के पास होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एंट्री होगी सिस फेस से और ट्रांसफेस से वो हमारी कोशिका के अंदर या कोशिका के भीतर प्रवेश करेगा, इसलिए इसका नाम रखा ट्रांसफेस, यानी कि ट्रांसफर करने वाली फेस, और इसे मैच्योरिंग फेस या परिपक्वन तल के नाम से जाना जाता है। तो यह गोल्जी बॉडी के मुख्य रूप से क्या पढ़ी हमने, संरचना पढ़ी, और इस संरचना से संबंधित क्वेश्चन रीट एग्जाम 2021 में आ चुका है, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूँ आपको। और क्वेश्चन क्या था कि संरूपण तल और परिपक्वन तल कहाँ देखे जाते हैं, तो गोल्जी बॉडी में संरूपण तल और परिपक्वन तल को देखा जाता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, और उम्मीद है कि आपको गोल्जी बॉडी की रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको संरचना बताई है, ये संरचना आप लोगों ने अच्छी खासी समझ ली होगी, ठीक। अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको ढंग से देख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कई बार स्क्रीनशॉट लेना बेटर रहता है, क्रॉप वगैरह करके इस मैटर को कलेक्ट कर लिया करो। चलिए, अब मैं आपसे आगे बात कर रहा हूँ कि गोल्जी बॉडी जो है उसका कार्य क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट जो अपना बनेगा वो बनेगा गोल्जी बॉडी के कार्य के ऊपर, कि गोल्जी बॉडी क्या कार्य करती है, इसका काम क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी। अब हम बात कर रहे हैं गोल्जी बॉडी के कार्य के ऊपर। तो कार्य नंबर 1 इसका होता है सिक्रेशन, यानी कि स्त्रावण, स्त्राव या स्त्रावण। अच्छा, अब याद ये रखना कि गोल्जी बॉडी जो है उसका स्त्रावण जो है वो क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। गोल्जी बॉडी मुख्य कार्य क्या होता है, तो स्त्रावण, स्त्रावण गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है। इसीलिए मैंने आपको ये लिखवाया था कि गोल्जी बॉडी जो होती है वो ग्रंथियों के अंदर मुख्यतया ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि स्त्राव करना, सिक्रेशन करना किसका काम है, ग्रंथियों का। लार ग्रंथियाँ लार का स्त्राव करती हैं, जठर ग्रंथियाँ जठर रस का स्त्राव करती हैं, है ना। ग्रंथियाँ कुछ हार्मोन का स्त्राव करती है, कुछ एंजाइम के स्त्राव करती हैं। तो जब भी ग्रंथि शब्द का अर्थ आता है तो इसका मतलब उसका काम क्या है, सिक्रेशन करना, स्त्राव करना, या हार्मोन का या एंजाइम का। तो इसलिए उन सभी ग्रंथियों के अंदर कौन सा कोशिकांग है जो मेजरली वर्क करता है, दैट इज गोल्जी बॉडी। नंबर 1 सिक्रेशन, नंबर 2 लाइसोसोम निर्माण, आपने नाम सुना होगा कोशिका की आत्मघाती थैली,
तो जो आत्मघाती थैली होती है ना, सुसाइड बैग जिसको अपने बोलते हैं, लाइसोसोम को, तो उस लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक, तो लाइसोसोम निर्माण में भी भाग लेने वाला प्रमुख कोशिकांग जो है वो कौन सा है? दैट इज ऑल्सो गोल्जी बॉडी। नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी वाला, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, तो आप ये याद रखना कि जो शुक्राणु होता है उसके एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो वहाँ पर भी कौन सा नाम आएगा? गोल्जी बॉडी नाम आएगा। और स्पर्म जो होता है, आपने नोटिस किया होगा या कभी देखा होगा कहीं पर भी, तो किताब वगैरह में कहीं डायग्राम देखा होगा, और तो कैसे मतलब आप स्पर्म को जो है संरचना को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्म तो बहुत स्मॉलेस्ट सेल है ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप इसको वैसे कभी देख ही नहीं सकते। माइक्रोस्कोप पर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में आपको स्पर्म जो है वो दिखाई देता है ना। चलिए, तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इट इज एक्रोसोम। तो शुक्राणु का यानी कि स्पर्म का जो एक्रोसोम पार्ट, सबसे ऊपर वाला टॉप पार्ट है, उस एक्रोसोम का निर्माण जो है वो कौन करता है? वो गोल्जी बॉडी करता है। तो शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी करेगा, लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी करेगा, और स्त्राव जो है वो गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है। तो कार्य नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वो काम होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक। यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनती है, उस सेल वॉल का निर्माण करने के अंदर भी, कोशिका पट्ट का, सेल प्लेट का निर्माण करने में भी कौन सा कोशिकांग है जो मुख्य भूमिका निभाता है? तो वहाँ पर भी आप किसको पढ़ेंगे? गोल्जी बॉडी को पढ़ेंगे, है ना। तो कोशिका भित्ति का निर्माण करने में गोल्जी बॉडी का मुख्य वर्क है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करने में गोल्जी बॉडी का मेन काम है, लाइसोसोम निर्माण में भी गोल्जी बॉडी प्रमुख भूमिका निभाता है, और ग्रंथियों द्वारा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करने हेतु भी गोल्जी बॉडी अपनी मूल भूमिका जो है वो अदा करता है। ठीक, अब एक बात आपको मैं और बता दूं, ये बात याद रखना कि गोल्जी बॉडी जो है और ER जो है ना, एक बॉक्स बना रहा हूँ अलग से, थोड़ा ध्यानपूर्वक उस बात को समझ जाएंगे आप, यहाँ देख लीजिएगा। गोल्जी बॉडी और ER, गोल्जी बॉडी व ER में समान अंगक होते हैं, यानी कि जो अंगक हैं, है ना, अंगक कौन से? जैसे मैंने सिस्टर्नी, ट्यूबुल और वेसिकल लिखा था, वो गोल्जी बॉडी और ER दोनों में कॉमन होते हैं, समान होते हैं। अंतर केवल क्या है? अंतर ये है कि जो गोल्जी बॉडी है उसकी स्थिति जो होती है वो क्या होती है? फिक्स पोजीशन होती है, फिक्स स्थिति होती है, और इसकी जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है? केंद्र के समीप या केंद्र के पास। जबकि ER जो होता है, जो होता है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेश जालिका, वह क्या होता है? वह अनफिक्स होता है, वो पूरी कोशिका में बिखरा रहता है ना, पूरी कोशिका में बिखरा हुआ रहता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि पूरी कोशिका में बिखरा हुआ रहने वाला जो कोशिकांग है वो कौन है? ER, और जो केंद्र के समीप है वो कौन है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की स्थिति केंद्र के पास होती है, ER की स्थिति केंद्र से दूर या कहीं पर भी बिखरी हुई रूप में होती है। इसका मतलब गोल्जी बॉडी और ER दोनों में समान संरचना होती है, अंतर केवल इतना है कि एक की स्थिति फिक्स है, दूसरी की स्थिति फिक्स नहीं है। तो जो नेक्स्ट अपना सेल ऑर्गन बनेगा वो बनेगा ER। तो हम लोग अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें मैं आप लोगों को ER के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मैं जो ये मैटर अवेलेबल करवा रहा हूँ अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा। बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से अच्छा शेयर किया जाए, पूरा देखा जाए, ताकि अपने जो कुछ टारगेट्स हैं वो पूरे हो सके समय पर, और अपने सुझाव देते रहें समय समय पर। अभी तक आप लोगों का अच्छा सहयोग और साथ मिलता रहा है, आगे भी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा सहयोग और साथ देते रहेंगे। वीडियो को लाइक भी किया करो, जितने भी वीडियो देखते हो तो हाथों हाथ पहले लाइक ही किया करो, और शेयर करना न भूलें, है ना, और सब्सक्राइब करें ताकि अपना जो चैनल है वो दिनों दिन जो है ग्रोथ करता रहे, ग्रोथ की ओर बढ़ता रहे। अच्छी खासी ग्रोथ हम लोग कर रहे हैं, और आप लोगों का सहयोग अगर ऐसे ही रहा माता रानी का आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम लोग जो है अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, और स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए, हित के लिए हम लोग इसी प्रकार से निरंतर प्रगतिशील कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।